Hello everyone, I am Lata Mishra Dwivedi from Wings Classes Meerut. स्टूडेंट्स आज जिस टॉपिक को हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए और अदरवाइज भी जिसको एग्ज़ाम नहीं में देना है उसे भी ये पता होना ज़रूरी है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमारी लाइफ में जो चेंजेस लाने वाली है वो कैसे लाने वाली है। शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम टॉपिक इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, सो गाइज एंड गर्ल्स, आप लोगों को पता है कि अब तक दो पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन आ चुकी हैं। पहली जो आई थी वो इंदिरा गांधी जी के टाइम में आई थी 1968 और जो सेकंड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई है वो राजीव गांधी जी के समय में आई है 1986 में। और अब जो आ रही है वो 2020 में आई है। इसके बीच में एक बार 1992 में रिवाइज और हुई है ना। पहली आई है 1968, दूसरी आई है 1986 जो रिवाइज हुई, फिर आई 1992 में और जो अब थर्ड पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है 75 ईयर्स में वो है 2020। स्टूडेंट्स 34 साल के बाद आई है आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 34 ईयर्स और बहुत समय से हम इस तरह की किसी एजुकेशन पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। जिंदगी में बहुत बदलाव लाने वाली है, प्लस आपके जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं टीचिंग के वो ये जो पोर्शन है ये सब में एक अहम पॉइंट रहने वाला है क्योंकि जो लेटेस्ट चीजें होती हैं उस पर से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनईपी 2020 के आइए डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पुरानी वाली से किस तरह से अलग है, थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं। स्टूडेंट्स, जो पुरानी वाली एजुकेशन पॉलिसी थी दैट वाज बीइंग सेड टू बी एज, उसे कहा जाता था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, है ना। वो टर्म्स हैं जो दे दी गई वो दे दी गई। तो दैट इज कंसीडर्ड एज एनपीई 1986। ओके, एंड दिस वन इज सेड टू बी एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। एक तो ये थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन ना हो। That was NPE 1986 and this is NEP 2020. Point number 2 is स्टूडेंट्स, वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में जो आई थी उसका जो बेसिक था या उसमें जिस बात पे ध्यान दिया गया था वो दो बातें थी, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। नंबर 1 वाज पहुंच, एक्सेस, एंड नंबर 2 इज इक्विटी, समता। वो जमाना था जब जो शिक्षा है वो सभी तक पहुंची ही नहीं थी। दूर दराज के जो एरियाज थे, गांव थे, वहां के बच्चे अभी भी स्कूल्स में उनका एडमिशन नहीं हुआ था। अभी भी बहुत सारे लोग स्कूल में एडमिटेड नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली 1986 में जो हालत थी वो बहुत खराब थी। तो उस वक्त जो हमारा लक्ष्य था वो ये था कि एटलीस्ट शिक्षा सभी लोगों तक पहुंच तो जाए। एंड नंबर 2, इक्विटी मतलब जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो दलित वर्ग है, गरीब बच्चे हैं, अल्पसंख्यक हैं, कबीलों के लोग हैं, एंड लड़कियां हैं, उन सबको शिक्षा का समान अधिकार मिले, ये कोशिश की गई थी 1986 में। कुछ हद तक हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए हैं, लेकिन अभी मंजिल दूर है, बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं और इतना ड्रास्टिक चेंज जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, 34 इयर्स बहुत लंबा समय होता है। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ जानी चाहिए थी, 15-20 साल पे इसको कम से कम लेकर आना चाहिए था। बहुत पीछे हो गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ना आने की वजह से, पर देर आए दुरुस्त आए, एटलीस्ट आई है। तो हम इसको शुरू करते हैं कि अब जो आई है तो ये क्या वो बदलाव हमें देखने को मिलेगा जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जो शिक्षा हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए थी, जिस शिक्षा को देने के बाद इंडिया को वो विश्व गुरु वाली उपाधि होनी थी, है ना, इंडिया को वो ऊपर पहुंचना था। मैं यहाँ पे कोटेशन बोलना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि अगर आपको देश के 10 सालों के बाद की बात करनी है तो आप 10 साल के बाद आपको भविष्य देखना है तो वो पेड़ लगाइए, और अगर आपको 100 साल के बाद देश का भविष्य क्या होगा उसको देखना है तो आप बच्चों की शिक्षा को दुरुस्त कीजिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। शिक्षा का सही मायने सही तरीके का होना ये बहुत जरूरी चीज थी। बस अब उम्मीद है कि जो चीजें आई हैं वो बहुत बढ़िया हैं, मैं भी डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। ये लागू हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इसका जिस तरीके से कहा जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन पहले शुरू करते हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्यों मैं बहुत उत्साहित हूँ कि ये चीजें इस तरह से आ रही हैं, ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा कि जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसका जो बेस था वो था एक्सेस एंड इक्विटी, सब तक पहुंच जाए और सभी को शिक्षा मिले, गरीब है, लड़कियां हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन है, एनीवन। अब की शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है
वो केवल एक्सेस नहीं है, केवल सभी तक शिक्षा का पहुंचना नहीं है। नाउ वी नीड टू हैव क्वालिटी एजुकेशन। हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंचानी है। आपको पता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो खराब हो गई है, रट्टा मार वाली शिक्षा है, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो जो शिक्षा है उस शिक्षा को देने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो पहुंच तो काफी हद तक गई है, काफी हद तक में अभी बाकी है ये रहना, ये ध्यान रखना। लेकिन जितने लोगों को मिल भी रही है उसमें वी आर नॉट गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन, वो नहीं मिल रही है। तो इसका जो उद्देश्य है दैट इज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, दैट ये एक बात है। दूसरा जो इसके डिटेल्स हैं वो आपको पता है कि यूनियन कैबिनेट ने इसको 29 जुलाई 2020 में मंजूरी दे दी है। इम्प्लीमेंट होना ये शुरू हो गई है। मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो 2015 में इसके लिए जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी। फिर जो शुरुआत हुई थी वो मिस्टर TSR सुब्रमण्यम थे, उनके अंडर हुई थी, उनके चेयरपर्सनशिप में हुई थी। लेकिन चलो फिलहाल वो एक्सपायर हो गए, उनका चीजें नहीं हो पाई। तो उसके बाद जो आया है, जो कार्यभार संभाला है वो सन 2017 में मिस्टर K. कस्तूरीरंगन ने संभाला है। तो आपको जो चीजें करनी है वो ये कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आता है कि किसके चेयरपर्सनशिप में आई है तो वो मिस्टर K. कस्तूरीरंगन जी हैं। ये इसरो के हेड रहे हैं स्टूडेंट्स, पद्म विभूषण पद्मश्री उपाधि से सम्मानित रहे हैं, तो बहुत ही लर्नेड पर्सन है, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम बात करें कि 2020 एनपी 2020 के जो फाउंडेशन पिलर्स हैं, यानी वो क्या 4 मूल मंत्र है जिन पर यह आधारित है या किन 4 बातों को इंश्योर कर रही है, तो वो माने जाएंगे। नंबर 1, जैसे कहा एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, तो एक्सेस पहुंच, और किस चीज की पहुंच, क्वालिटी एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए सब तक, दैट इज पॉइंट नंबर 2। नंबर 3 इसे देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी थी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जवाबदेही मतलब जो टीचर्स हैं, जो लोग हैं जो शिक्षा को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, टीचर्स हैं, उनके ऊपर वाले लोग हैं, वो सब अकाउंटेबल हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने उधर से सारे फंड्स वगैरह रिलीज कर दिए हैं, सब कुछ चीजें जा रही हैं बच्चों के पास, मिड डे मील भी जा रहा है एंड, लेकिन वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसी चीज से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो वो चीजें अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तक नहीं हो पाई हैं ये चीजें, लेकिन अब हम इसलिए उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट रिवॉल्यूशन आ चुका है। हर चीज को आप चेक कर सकते हैं, हर चीज को आप अपने अंडर लेकर आ सकते हैं, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। एंड नंबर 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब आपको पता है, शिक्षा अफोर्डेबल हो, शिक्षा सस्ती हो, ताकि वो जन जन तक पहुंच पाए, लोग उसे अवेल कर पाए, है ना। दीज आर द 4 पॉइंट्स, फाउंडेशन पिलर्स। अच्छा, अब हम शुरुआत कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि है क्या NEP 2020 के बाद हमारे जो स्कूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ग्रेजुएशन कैसे होने वाली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होने वाली है। तो ये जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, अब से क्या बदलाव है, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, आप मेरे साथ कुछ चीज़ों को नोट करते जाएं। स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि की प्रपोजल्स और की पॉइंट्स ऑफ NEP 2020। पहला बिंदु ये है, आपको ये पता होगा कि 2020 NEP 2020 में जो मंत्रालय है जिसे हम MHRD मिनिस्ट्री कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर सिंपली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है उसको क्या कहा जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाएगा। पहले थोड़ा सा मुश्किल नाम था, हालांकि वो बहुत मीनिंगफुल नाम था, लेकिन अब लोगों को सबको समझ में आए कि क्या चल रहा है, तो वो उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। ये भी बता दूं कि 1985 में जो नाम था वो शिक्षा मंत्रालय ही था, इसको चेंज करके MHRD किया गया था। तो अब फिर से लगा कि नहीं, समझ नहीं आ रहा है लोगों को और सिंपल रखते हैं, सरल बना दें चीजों को, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट्स, NEP 2020 पूरे देश हर तरह की जो शिक्षा है उसको प्रभावित कर रही है। तो इसमें जो शुरुआत हो रही है वो है स्कूल पैटर्न बदल गया है। आपको आइडिया अगर नहीं है तो आप देखिएगा,
शुरुआत में या अभी तक हमारा जो पैटर्न चल रहा था वो 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन था। 10+2 का क्या मतलब है? आपको पता होगा कि पहले जो 10 साल की शिक्षा थी क्लास 1 से क्लास 10 तक, वो सब बच्चों को लेनी ही होती थी। फिर 11th में बच्चों की स्ट्रीम चेंज होती थी, जैसे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, और 11th-12th में 2 साल और थे। तो कुल मिला के 12 साल बच्चे को स्कूल में शिक्षा प्राप्त करनी होती थी, फिर वो यूनिवर्सिटी वगैरह जाता था। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब जो स्ट्रक्चर है दैट इज 5+3+3+4 पैटर्न, है ना। 5+3+3+4 पैटर्न। देखिए जरा, ये बढ़ गया है क्या टाइम पीरियड? अब काउंट इसे कीजिए कैलकुलेट। 5, 3, 8, 3, 11 और 4, 15, है ना, 15 ईयर्स। पहले जो शिक्षा 12 साल में होती थी वो अब कितने दिनों में हो रही है? वो अब 15 साल में हो रही है। और ये जो 3 साल बढ़ाए गए हैं वो कहाँ बढ़ाए गए हैं? आप देखें कि जो 3 साल है वो पहले बढ़ाए गए हैं। इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पहले अब तक के केस में बच्चे का स्कूल में एडमिशन की जो एज होती थी वो 6 ईयर्स होती थी। अगर बच्चा 6 साल का नहीं है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तब तक वो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। यानी फर्स्ट क्लास में एडमिशन की वक्त बच्चे की उम्र होनी चाहिए थी 6 साल। और अब 2020 के बाद स्कूल में एडमिशन के वक्त बच्चे की उम्र होगी 3 ईयर्स। ठीक है, तो केवल 3 साल के बच्चे को हम स्कूल में एडमिशन देंगे। कुल मिला के कहानी ये है कि पहले बच्चा पढ़ता था 6 से लेकर 6 साल के बाद के 12 साल होते थे, और अब बच्चा 3 साल से ही पढ़ाई शुरू कर देगा। तो ओवरऑल जो टाइम पीरियड है वो 5 साल, 5 साल नहीं, ओवरऑल जो टाइम पीरियड है वो 3 साल बढ़ गया है। अब इसका जो डिवीजन है वो कैसे है ये हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक बात और करनी है स्टूडेंट्स, ये जो 3 साल से 6 साल के बच्चे को हम फॉर्मल स्कूलिंग में लेकर आए हैं। आप मुझसे कहेंगे कि पहले भी 3 साल के बच्चे को हम दिलवा तो देते थे, कहाँ दिलवाते थे उसे? आप उसे अमेरिकन किड्स या कोई भी जो प्ले वे स्कूल है उसमें आप एडमिशन करा देते थे, जो आपके घर के आसपास का स्कूल होता था। बिल्कुल सही बात है, या अच्छा स्कूल देखते थे और उसमें एडमिशन करा देते थे। स्टूडेंट्स, वहाँ जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते थे वो कैसे होते थे? क्या वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड टीचर्स जिन्हें साइकोलॉजी बच्चों की पता है वो होते थे? ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो क्वालिटी टीचर्स हैं वो उन स्कूल्स में हम लोग उन स्कूल्स में नॉर्मली नहीं हुआ करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए गए आंगनबाड़ी केंद्र हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स द्वारा खोले गए जगह हो जहाँ पे वो नॉर्मल किसी भी टीचर को वहाँ रख लेते हैं बिना उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे से चेक किए। ये बहुत खतरनाक था। क्यों? 3 से 6 साल, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि 3 से 6 साल बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर सिगमंड फ्राइड, बच्चे का 90% ब्रेन डेवलप हो जाता है अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो 3 से 6 साल बच्चा किन लोगों के हाथों में है, किन टीचर्स के हाथों में है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर टीचर ही ट्रेंड नहीं है, टीचर ही अप टू द मार्क नहीं है, टीचर ही प्रोफिशिएंट नहीं है, और आप अपने छोटे से बच्चे को, जिसके लिए आप शायद जिंदगी में सब कुछ करने की कोशिश करते हो, हर कोई पेरेंट्स छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे को जब पहली बार स्कूल में छोड़ते हैं तो ना अंदर से जो दिल है वो निकल के आता है कि भाई इसके लिए जो चीजें हो वो सब बेस्ट मिले। पर आपके पास कोई तरीका नहीं था कि आप उसकी क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कर सकें। पहली बार 3 से 6 साल वाले बच्चों पर 3 से 6 साल वाले बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन में लाया गया है। मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि इन बच्चों की बात तो हमेशा से हो रही है, ऐसा नहीं है बात नहीं हो रही। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये जो प्रोग्राम है ये 75 के आसपास से चल रहा है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था बच्चों की देख रेख के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चला रही है। आंगनबाड़ी केंद्र हैं और बहुत सारी डिफरेंट जगह हैं जहाँ पे बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं ताकि इन बच्चों को हम प्रॉपरली देख सकें। लेकिन अभी तक ये सब कुछ अनौपचारिक रूप से इनफॉर्मल तरीके से चल रहा था। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इन बच्चों को शामिल नहीं किया गया था, और ये इनको शामिल किया जाए इस चीज के लिए प्रोफेसर यशपाल जी, अगर आप इन्हें जानते हैं तो ये बहुत ही लर्नेड पर्सन थे। पुरानी जो शिक्षा पॉलिसी आई थी या जो एनसीएफ 2005 आया है
उसमें प्रोफेसर यशपाल जी का अहम रोल था, उनकी लीडरशिप में आया था। तो उन्होंने 92-93 में ये बात बोल दी थी, एक रिपोर्ट पेश की थी लर्निंग विदाउट बर्डन, जहां कह रहे थे कि जो छोटे बच्चे हैं उन पे प्रॉपर्ली ध्यान दिया जाए और इन्हें शारीरिक बोझ और मानसिक बोझ से मुक्त रखा जाए। तो मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो बच्चे के स्कूल जाने के जो पहले 3 साल होते हैं, इसको बहुत समय से रिक्वायरमेंट थी कि इन्हें प्रॉपर हाथों में दिया जाए, और इस पॉलिसी में वो हो रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज, आप में से वो लोग जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं और जिनके जो बच्चे हैं वो छोटे हैं। ये सब मैं ये मान के कह रही हूँ कि ये जो चीजें लाई गई हैं, इसको इस तरह से जितनी खूबसूरती से लाई गई हैं उतनी खूबसूरती से इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, पर इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट आई हैं, है ना। इम्प्लीमेंट तो तब होंगी जब पहले आएंगे, तो एटलीस्ट आ गई हैं। ओके, मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहले जो बच्चे की स्कूल की एडमिशन की एज थी वो कितनी थी, 6 ईयर्स, और अब बच्चा 3 साल में स्कूल में एडमिशन ले रहा है। दैट इज वन थिंग। अच्छा, अब हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है कि जो 5+3+3+4 है ये कैसे है। सो शुरू कीजिए स्टूडेंट्स। ये जो पहले 5 साल हैं, फर्स्ट 5 ईयर्स, ये फर्स्ट 5 ईयर्स जो है उस स्टेज का नाम है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज क्लियर है। नींव जो बच्चे की होती है उसे फाउंडेशन ही कहते हैं, कि बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जो नाम दे दिया गया है वो भी क्या दिया है, फाउंडेशन स्टेज। और ये जो फाउंडेशन स्टेज है इसको कैसे डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स, पहले जो 3 साल हैं वो, और फिर 2 साल 3+2 में है। ये जो पहले 3 साल हैं ये है केजी, एलकेजी एंड यूकेजी। 3 साल में बच्चा जब एडमिशन लेगा तो वो केजी में होगा, फिर 4 साल में एलकेजी में होगा और 5 साल में यूकेजी में होगा। ठीक है। देन अगले जो 2 साल हैं बच्चा होगा फर्स्ट क्लास में एंड सेकेंड क्लास में। खास क्या है, ये तो पहले भी चलता था, मतलब हम लोग अनऑफिशियली बच्चे को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में डलवा देते थे और फिर फर्स्ट सेकंड करता था। स्टूडेंट्स, ये जो 5 साल है फाउंडेशन से, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो बहुत बढ़िया हो गई हैं। जैसे नंबर 1, स्टूडेंट्स, बच्चों का कोई एग्जाम इन दिनों में नहीं होना है। पहले 5 साल तक बच्चे को नो होमवर्क, नो एग्जाम्स, नो होमवर्क, नो एग्जाम्स। और बल्कि जो 3 साल में जब बच्चा पहली बार स्कूल जाएगा ना, तो केजी में जो पढ़ाई होगी एक्सक्यूज मी, वो प्लेवे मेथड से होगी। पहले भी कहा जाता था कि प्लेवे मेथड से होगी, अभी कहा जा रहा है, पर क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है, शायद टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा, टीचर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाएगा कि जो ट्रेन टीचर्स हैं वही यहाँ पे आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब वो जो चीजें बच्चों के लिए कही गई थी कि 3 साल का बच्चा जब स्कूल में जाएगा तो वहां उस पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं होगा, वो वहां जाके वो करेगा जो उसे करना है। ड्राइंग करेगा, मस्ती करेगा, जंपिंग करेगा, ब्लॉक से खेलेगा एंड सो ऑन। एक्सक्यूज मी। सो 3 इयर्स में बच्चा क्या करेगा, बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वो जो 3 साल है वो बढ़िया 3 साल है। जब बच्चा घर में होता है तो टिकता नहीं है, घर में टिकता नहीं है कि बाहर खेलने जाऊं, किसके साथ उसे खेलना होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना होता है। और अगर हम उसे प्रॉपर स्कूल भेज दें जहां उसके ही एजमेट के बच्चे हैं, वहां वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, खेल खेल रहा है, तो स्कूल जाना बच्चे को बोझ नहीं लगेगा। ही विल एंजॉय गोइंग टू स्कूल। और ये बहुत जरूरी है। बच्चा शिक्षा जो है या एजुकेशन जो है वो बच्चे को डेवलप, बच्चे का विकास करे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा वो करे जो उसके मन में हो। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, आपको पता है कि शिक्षा की परिभाषा क्या होती है। एजुकेशन मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। बच्चे के व्यक्तित्व में निहित क्षमताओं का संपूर्णता में विकास शिक्षा है। शिक्षा वो है जो बच्चे को निखारती है। और आप जरा इमेजिन कीजिए, आपके बच्चे के चेहरे पर निखार कब आता है? निखार तब आता है जब बच्चा वो करता है जो उसका मन होता है। और 3 साल के बच्चे का प्याजे के हिसाब से दिमाग ही इतना डेवलप नहीं होता है कि वो आपकी बात सुनकर उसको फॉलो करने की कोशिश करे। वो तो दीवारों पे लिखेगा, उसको दीवारों पे लिखने का मन है, उसे क्रेयॉन दे दो वो फर्श पे लिखना चाहता है। आप उसे कॉपी पर ही क्यों लिखवाना चाह रहे हो? आप उसे अभी से रिस्पॉन्सिबल क्यों बनाना चाह रहे हो? बहुत साइकोलॉजिस्ट ये मान रहे हैं कि बच्चे को उस उम्र पे उन्हें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए जब उनका दिमाग उसके लिए तैयार हो।
जब तक बच्चा छोटा है तो उसे अपना बचपन जीने दीजिए। साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज का प्रमाण दिया है कि जो बच्चे अपने बचपन को जी कर फिर बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। और जिनको शुरू से ही रिस्ट्रिक्शंस में होते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बाद में जाकर वो बिल्कुल वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आप बचपन में ही उन्हें इतना क्रश कर देते हैं, इतना इतना उन्हें दबा देते हैं कि जब उन्हें मौका मिलता है उनके अंदर की जो पर्सनैलिटी है वो दबी होती है, फिर विद्रोह में निकल कर आती है। या दूसरा उल्टी चीज भी हो सकती है, क्या बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्कुल दबी गई है और वो कुछ भी अपने दिमाग से कर ही नहीं रहा, हर चीज बस उतनी ही कर रहा है जितना उसे कोई कह रहा है करने को। सो आप समझ पा रहे होंगे कि 3 से 5 साल बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो उम्र है इसमें हम बच्चे को अनट्रेंड लोगों के हाथों में नहीं सौंप सकते। अभी तक सौंपा जा रहा था, पता नहीं कैसे। जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि ये चीजें बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। चलो एनी हाउ, होपफुली आपको सबको समझ में आ रहा है कि जो 3 साल में बच्चे को फॉर्मल टीचर्स के, ट्रेन टीचर्स के हाथों में दिया जा रहा है तो हम थोड़ी बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। बस ये लागू हो जाए, मैं बार बार ये कहूंगी। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट जो 2 ईयर्स है स्टूडेंट्स, अगले जो 2 साल हैं वो है फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें भी बच्चे की जो पढ़ाई होगी वो केवल स्टडीज नहीं होगी, दिस विल बी एक्टिविटीज प्लस स्टडीज। यानी बच्चा यहाँ पे जो भी क्रियाएं करेगा उन क्रियाओं को करके सीखेगा। आजकल स्कूल की बिल्डिंग्स ऐसी बननी शुरू हो गई हैं, एक कॉन्सेप्ट है बाला का, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। स्कूल की बिल्डिंग ही ऐसी बनी हुई है कि उसमें बच्चे सीख रहे हैं। जो नीचे जो फर्श है उसमें स्टापू है, उसमें 1 2 3 4 है, सांप सीढ़ी बनी हुई है, सांप सीढ़ी वाली टाइल्स लगी हुई हैं। तो बच्चा जब खेल रहा है, जंपिंग कर रहा है, तो 1 के बाद 3 5 7 9, बच्चे को और नंबर के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि 1 3 5 7 9, 2 4 6 8, टेबल भी लर्न हो रहा है और वो चीजें भी समझ में आ रही हैं। सो कुल मिला के जो बिंदु है वो ये है कि अगले जो 2 साल हैं इसमें जो बच्चे को जो भी सिखाया जा रहा है वो एक्टिविटीज के थ्रू सिखाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, एग्जाम नहीं होना है। तो बच्चा कब केजी में है, कब एलकेजी में है, कब यूकेजी में है, कब उसकी फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, कब वो सेकंड क्लास में आया है, उसके दिमाग पे कोई बोझ नहीं है, कोई भी एग्जाम का, कोई होमवर्क का या किसी भी चीज का। बच्चा रिलैक्स्ड है, बच्चा अपना बचपन जी रहा है, बच्चा अपनी जिंदगी जी रहा है, बच्चा खुश है। और मुझे लगता है अगर इस तरह की चीजें, इस तरह से आप अपने बच्चे को देखोगे तो आप भी कहीं ना कहीं खुश होगे कि यस ये जो है ये सही मायने में शिक्षा का सही स्वरूप है, ऐसा ही होना चाहिए था। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी फिलहाल वो है पहले 5 साल फाउंडेशन से, 3 साल एंड 2 साल। ओके, नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ ये है 3 इयर्स। अच्छा, ये बता दूं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो ये कह रही है कि बच्चे की शिक्षा का जो माध्यम है, जिस भाषा में हम बच्चे को शिक्षा देंगे वो मातृभाषा होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, या जिस भाषा में बच्चा अपने आप कंफर्टेबल है, हिंदी है या हिंदी बोलता है तो हिंदी होनी चाहिए। कुल मिला के कहानी ये कि बच्चा जब घर से स्कूल आए तो उसे बदलाव महसूस नहीं होना चाहिए। घर में वो अगर चावल को चावल बोलता है या भात बोलता है, व्हाटएवर ही सेज, आप स्कूल में उन्हीं वर्ड्स का यूज करोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा सीखे। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, पर लैंग्वेज के चक्कर में बच्चा सीखना भूल जाए। अगर बच्चा बाहरी भाषा में किसी बात को सुन रहा है तो उसे समझ नहीं पाएगा। सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग है। इन 5 सालों तो है ही है, आगे भी देखते हैं। सो नेक्स्ट वन इज +3 इयर्स। जो पहली स्टेज थी वो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, उसका नाम है फाउंडेशन स्टेज। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज दिस वाज स्टेज नंबर 1, मैंने इसके बारे में आपको बताया है। स्टेज नंबर 2 इज, बताइए क्या है ये +3 इयर्स। सो इसे बोलते हैं प्रेपरेटरी, PREPARATORY, प्रेपरेटरी स्टेज या प्राइमरी स्टेज, दोनों कहा जा सकता है। नाम बहुत क्लियर रखे हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहला जो नींव है दैट इज फाउंडेशन स्टेज, अगले को प्राइमरी ही कहते थे या प्रेपरेटरी स्टेज कहते थे, ये वो है। इसमें क्लासेस कौन सी, सेकंड तक बच्चा वहां कर चुका है, अब है क्लास 3rd, 4th एंड क्लास 5th। ये जो 3 साल हैं यहाँ बच्चा इसमें है। अच्छा, उम्र लिख दो, फाउंडेशन स्टेज की उम्र है, बच्चे ने 3 साल में एडमिशन लिया,
और 8 ईयर्स तक बच्चा यहाँ पर है, ठीक है, 3 से 8 साल। और इसका क्या होगा, इसका है 8 से 3 साल है, 8 से 11 साल का जो बच्चा है वो यहाँ पे है। इज इट ओके? अब इस स्टेज में जो खास बातें हैं 3rd to 5th, मैंने आपसे अभी कहा कि जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अप टू क्लास 5th वहां तो है ही है। तो जो माध्यम है शिक्षा का वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, यहां 8 साल का हो गया है बच्चा। अगर आप प्याजे को जानते हैं तो बच्चा अब थोड़ा बहुत लॉजिकल तरीके से भी सोचता है और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेने लग गया है। तो फिलहाल अब हम यहाँ बच्चों के एग्जाम शुरू कर सकते हैं। सो एग्जाम स्टार्ट्स, इस लेवल पे बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ओके, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज स्टूडेंट्स, बच्चे की जितनी भी पढ़ाई है यहाँ पे भी उसमें एक्टिविटीज बेस्ड पढ़ाई रहने वाली है, एक्टिविटीज बेस्ड पढ़ाई रहने वाली है, ठीक है। तो ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है। जो खास बात हुई है इसमें वो क्या हुई है, बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं। अब बच्चा 3rd क्लास में है तो 3rd में है, फिर एग्जाम देगा, 4th में जाएगा एंड देन 5th में जाएगा। और यहाँ बच्चा 11 साल का हो गया है, ये बच्चा हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब वो नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार है। माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है। यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, इस मुद्दे पर काफी विवाद है, क्योंकि अभी तक वो लोग जो हिंदी को नीचा समझते थे, या जो लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते थे उनको हीन भावना से देखा जाता था, और जो कॉन्वेंट वाले स्टूडेंट्स थे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स थे, जो स्पोकन इंग्लिश में बढ़िया थे, उनको बढ़िया माना जाता था। अब या बाकी सभी स्कूल्स, नॉर्मली जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं वो जो स्टडीज हैं बच्चों की वो इंग्लिश में कराते थे, ताकि बच्चे की इंग्लिश ठीक हो जाए और वो बाहर के देशों में जा पाए। इंग्लिश पढ़ाने का एक फ़ायदा तो स्टूडेंट्स सबको मिला ही है कि हमारा जो देश के नागरिक हैं या भारत देश के जो लोग हैं, चाहे वो गूगल के सीईओ हों, चाहे कोई और है, इतने सारे देशों में पहुंचे हुए हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश की नॉलेज थी। तो इंग्लिश पढ़ाने का नो डाउट फ़ायदा मिला है। लेकिन एक जो नुकसान हुआ है वो ये कि हमारा जो बच्चा जो घर में कोई और लैंग्वेज बोलता है और वहाँ इंग्लिश में पढ़ाई शुरू हो जाती है, तो उसने चीज़ों को वो समझता नहीं है। स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड में उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, साइंस इंग्लिश में उसे समझ में नहीं आती है, एसएससी वो इंग्लिश में नहीं समझ पाता है। और होता क्या है, धीरे धीरे इंग्लिश तो इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन जो बेसिक होता है, हर सब्जेक्ट के जो बेस होते हैं वो बच्चों के वीक हो जाते हैं। और ऐसा हम देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे का जो बेस है वो वीक है, अदरवाइज उनका दिमाग ठीक है, लेकिन शुरुआत में उन्हें चीज़ें समझ ही नहीं आई, तो आगे जो इमारत है वो कैसे खड़ी होगी ठीक से। तो इस मुद्दे पर विवाद है कि इंग्लिश को नहीं लेके चलते हैं, छोड़ देते हैं, तो भी थोड़े से इश्यूज आएंगे। अब इसमें किस चीज़ पर सहमति बनती है, मतलब गवर्नमेंट ये मान रही है कि शुरुआत जो है वो ज़रूर मातृभाषा से की जाए, ताकि बच्चों के लिए शिक्षा बोझ ना हो। उसके बाद आप धीरे से सेकंड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और अभी और विचार विमर्श भी चल रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में तो मातृभाषा ही होगी, पब्लिक स्कूलों से भी ये कुछ कहा जा रहा है कि वो भी बच्चों को ऑप्शन के तौर पे मातृभाषा भी दें, प्लस जो भी वो पढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश में, अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना चाहते हैं तो वो भी दें। दोनों में से बच्चे की मर्जी होगी कि वो किसको चुनना चाहता है, पेरेंट्स की भी मर्जी होगी और बच्चों की मर्जी होगी कि वो किस मीडियम में को चुनना चाहता है। पर पब्लिक स्कूलों से भी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि वो मातृभाषा में पढ़ाने वाले टीचर्स को रखें, और बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा अगर लेनी है तो उनके पास वो अवसर होना चाहिए, बच्चों के पास वो मौका होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आगे कैसे सामने आती हैं वो पता चलेगा, लेकिन अभी तक यही है कि शिक्षा का जो माध्यम है 5th क्लास तक वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है। दिस वाज पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अब जो नंबर 3rd स्टेज है ना, मैं इसको रब कर रही हूँ, फाउंडेशन स्टेज हो गई हमारी, और देन तीसरी जो स्टेज है दैट इज, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये 5 + 3 + 3 + 4 थी। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकंड 1 स्टेज थी। अब जो 3rd है, क्लासेस कौन सी है ये आपको पता है, 6th 7th 8th, और 3rd स्टेज को बोला जा रहा है मिडिल स्टेज। आपको पता ही है, वैसे भी ये बीच में आती है तो मिडिल स्टेज है।
क्लासेस कौन सी? दीज आर 6 to 8। बच्चे की इस वक्त उम्र क्या है? 11 साल का बच्चा वहां हो चुका था, तो 11 से 14 साल का जो बच्चा है वो इस एज में होगा। और इस स्टेज में क्या खास बातें हैं, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जुड़ी हैं, देखिएगा जरा। नंबर 1, 6 से बच्चे को एक टेक्निकल सब्जेक्ट या एक वोकेशनल सब्जेक्ट, व्यवसायिक विषय पढ़ना पड़ेगा। बच्चों की जो किसी चीज की ट्रेनिंग है, मैं यहाँ लिख रही हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट, जिसे बाद में चल के वो अपना व्यवसाय बना सके। जिस चीज में भी बच्चे का इंटरेस्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट या वोकेशनल। मतलब अगर बच्चे को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुर्सी बुनना, साइकिलें ठीक करना, एंड अब इसमें एक लिस्ट होगी जिसमें कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट को रखा जाएगा कि बच्चों का इंटरेस्ट जिस चीज में है वो एक कोई काम सिखाया जाएगा, सो दैट वो केवल बुकिश नॉलेज ना करे, अपने लिए रोजगार के लिए भी तैयार होता चला जाए। तो ये 6 क्लास से करना जरूरी है, इस चीज की भी बहुत दिनों से जरूरत थी, ये हो गया है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की शुरुआत हो जाएगी यहाँ पर, है ना, कंप्यूटर बच्चा सीख जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 6 through 8 में बच्चे को एक इंडियन लैंग्वेज, एक भारतीय भाषा, एक इंडियन लैंग्वेज, कौन सी वाली? जो भी 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, साउथ की भाषा भी आप पढ़ सकते हैं। साउथ वाले नॉर्थ की हिंदी को पढ़ सकते हैं, नॉर्थ वाले साउथ की किसी भाषा को, तमिल, तेलुगु या जो भी है जो उन्हें अच्छा लगे, वो एक भाषा को पढ़ सकते हैं। एक भारतीय भाषा पढ़ी जा सकती है आउट ऑफ 22, जो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं उनमें से। दिस वाज पॉइंट नंबर 3। इसके अलावा जो कुछ चीजें उसमें और आई हैं वो है बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, मैथ्स, साइंस जैसे पहले हुआ करते थे वो सब वैसे ही हैं। जो मेन जो चेंजेस आए हैं वो यही है कि एक भारतीय भाषा यहाँ पे ऐड होगी, प्लस टेक्निकल सब्जेक्ट, बच्चा को टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है, कंप्यूटर की शुरुआत हो जाएगी, है ना। एग्जाम पिछली बार से शुरू हो ही गए थे, तो ये इस वक्त भी चलने हैं। तो दिस इज अबाउट मिडिल स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस हो गई हैं। नंबर 4 जो स्टेज है ये भी हम कर चुके हैं। अब जो ये 4 स्टेज है ये आपको पता चल रहा है, मिडिल स्टेज से तो बच्चा हो गया। नेक्स्ट वन है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी हिंदी में माध्यमिक बोलते हैं, पर अभी हम यहाँ सेकेंडरी स्टेज ही करेंगे जो उनमें इसमें लिखा हुआ आया है। सेकेंडरी स्टेज 4 इयर्स का है। कब से कब तक? स्टूडेंट्स 9th 10th 11th 12th। तो 9 से 12 तक का बच्चा, उम्र कितनी? 14 साल का वहां हो गया था, 15 16 17 18, 15 16 17 18। ये जो बच्चा है ये सेकेंडरी स्टेज का बच्चा है। और इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं इसे देखिएगा स्टूडेंट्स। एक तो पहले टाइम में बच्चे को स्ट्रीम लेनी होती थी कि बीए का बच्चा है, बीएससी का है, बीकॉम का है, या बेसिकली 11th में पहले जब होता था तो 11th में सब्जेक्ट चेंज होते थे। आपका जो मन है आप वो वाला स्ट्रीम ले सकते थे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको या तो पीसीबी लेना है या पीसीएम लेना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। आर्ट्स के वो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइकोलॉजी, ये सब आर्ट्स के सब्जेक्ट होते थे। बहुत बड़ा बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स। क्या है इसमें? कोई एक स्ट्रीम के सब्जेक्ट नहीं है। अब आप बहुत सारे विषयों में से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो आपको पढ़ना है, जिसका पढ़ने का आपका मन है। इस पे मैं डिस्कस करूंगी स्टूडेंट्स। पढ़ना इज लाइक खाना। खाना पेट की भूख को या खाना शारीरिक भूख को संतुष्ट करता है ना। खाने से तसल्ली मिलती है पेट को कि ओके, सेटिस्फेक्शन, तसल्ली। जो पढ़ना है वो मानसिक भूख के लिए होता है। तो आपको खाना वो खाना चाहिए, है ना, जो आपको पसंद हो, और उतना खाना चाहिए जितना आपको पसंद हो। जबरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता, जबरदस्ती खाओगे उसका फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहिए जो आपको, आपके मन को पसंद हो, जो आप पढ़ना चाहते हो, और उतना पढ़ना चाहिए जितना आपको पसंद हो। इस तरह की बातें साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, और ह्यूमनिज्म एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, वो भी करता है। शिक्षा जबरदस्ती देने वाली चीज नहीं है। शिक्षा वो है जो बच्चे के व्यक्तित्व को डेवलप करेगी। व्यक्तित्व डेवलप जबरदस्ती नहीं हो सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो यहाँ लेकर आई जा रही हैं। ये कह रही हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट चॉइस लेनी है, आपको बायो पसंद है पर केमिस्ट्री पसंद नहीं है, या फिजिक्स भी पसंद नहीं है, बायो पसंद है, मैथ्स पसंद है, और इसके अलावा आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है,
तो बायो है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, एक आध लैंग्वेज है जो पढ़ना चाहते हो आप वो पढ़ सकते हो। बायो है, मैथ्स है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, मतलब जो भी 3 4 5 सब्जेक्ट्स आपको चॉइस जैसे अब भी लेते हैं, तो इनमें से आपको वो हर सब्जेक्ट चुन सकते हो जो आपका पढ़ने का मन है, जितना वहाँ पे लिए जाने हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी इसका डिटेल्स देना बाकी है, लेकिन इतना पता है कि स्ट्रीम नहीं है, और स्ट्रीम नहीं है तो ऐसा भी नहीं होगा कि आगे जो बच्चे करके निकलेंगे वो बीए के बच्चे हैं, बीएससी है या बीकॉम है ना, अब वो ग्रेजुएशन डिग्री होगी। कोई भी स्टूडेंट आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम वाला स्टूडेंट नहीं होगा ना। अभी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उलझने हैं जो भी सुलझानी बाकी है, लेकिन फिलहाल सेकेंडरी स्टेज में जो बदलाव आ रही हैं वो नंबर 1 इज नो स्ट्रीम। बच्चे को कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिलना है, बच्चे को सब्जेक्ट का चॉइस अपने आप करना है। जैसे आप शादी में जाते हो ना, खाना बहुत सारा होता है, सब थोड़ी ना खाना होता है, या ये भी नहीं होता भी इस स्टॉल पे खड़े हो जाओ, इसमें जो भी है वो सब खाना पड़ेगा, ये पसंद है तो ये भी खाना पड़ेगा ना। इसमें है कि आपका जो मन है आप वहां जाओ, और जितना जितना मन है उतना उतना आप लेके उसे खा लो। जितना मन है मतलब कोर्स तो पूरा ही करना पड़ेगा जो भी आपने सब्जेक्ट ले लिया है, पर आपको अपने मन के हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट्स इस स्टेज पे जो बच्चों के एग्जाम्स हैं वो सेमेस्टर वाइज होने शुरू हो जाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम, आई बिलीव आपको पता है कि सेमेस्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। पुराने टाइम में ऐसा भी होता था कि बच्चे ने सारा साल तो सीरियस रहा नहीं है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसने थोड़ा सा जबरदस्ती या जल्दी जल्दी में काम किया और पास हो गया, किसी तरह से उसका काम चल गया, सारे साल उसने मेहनत नहीं की है, या उसकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो नहीं हो पाया है। तो ऐसा नहीं कर पाएगा बच्चा। अगर उसने कोई सब्जेक्ट लिया है और वो पढ़ रहा है तो उसके समय समय पर एग्जाम्स होते रहेंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, और जो ओवरऑल मूल्यांकन है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो उसकी सेमेस्टर एग्जाम के बेस पर जज होगी। सो नंबर 2 जो है वो सेमेस्टर सिस्टम है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस स्टेज पे बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है, जरूर पढ़नी है। सो एक फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा पढ़नी है। आप अगर पूछो कि भाई फॉरेन लैंग्वेज क्यों पढ़नी है, पहले भी जर्मन फ्रेंच वगैरह पढ़ते थे, आपको पता है ना कि बच्चे के दिमाग में 40 भाषाओं को सीखने की जन्मजात क्षमता मौजूद होती है, और हमारा दिमाग इन क्षमताओं को लेकर पैदा होता है। ये जरूर है कि भाषा अर्जन 7 साल से पहले बहुत आसान होता है, पर कुल मिला के ये फॉरेन लैंग्वेज इसलिए पढ़नी है कि बाहर जाके भी आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। अच्छा, इस वक्त यहाँ पे जो फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ी जा रही हैं, ये पढ़नी है, उस लिस्ट में चाइना की मैंडरिन को शामिल नहीं किया गया है, जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उनकी वजह से। बाकी सारी लैंग्वेजेस, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है, ये सब लैंग्वेज वो फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर पढ़ सकता है, जो भी स्कूल उन्हें दे रहा हो, क्योंकि स्कूल भी सारे देशों की भाषाएं नहीं अलाउ करते हैं। उनके कुछ सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस के टीचर्स होते हैं, वो 3 4 5 आपको ऑप्शंस देंगे, उनमें से आप कोई भी भाषा ले सकते हो। सो ये कुछ चीजें थी किसके बारे में, 9th 10th 11th 12th। सो नो स्ट्रीम, जो एग्जाम्स हैं वो सेमेस्टर सिस्टम है, फॉरेन लैंग्वेज है। और सुनिए, ये जो एग्जाम्स इस बार होंगे भी ना, जो 9th 10th 11th 12th में है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनके जो एग्जाम्स हैं उसमें रट्टाफिकेशन तो पहले ही नहीं था, अभी भी नहीं होगा। क्रिटिकल एनालिसिस, आलोचनात्मक चिंतन, मतलब बच्चे से वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के पेपर्स, जो बढ़िया दिमाग वाले बच्चे हैं, या बच्चे को सोचने का जो मौका मिले, या बच्चों का जो दिमाग है वो सही मायने में विकसित हो, रट्टे से मार्क्स नहीं आए, जितना भी बच्चा सीखे। सिलेबस ओवरऑल कम कर दिया गया है, करिकुलम में अभी बन रहा है करिकुलम, लेकिन करिकुलम ओवरऑल कम कर दिया जाएगा, पर जो भी बच्चा सीख रहा है उसे ढंग से सीखे, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है स्कूल स्ट्रक्चर जो उसमें बदलाव हुआ है, 5+3+3+4। आई बिलीव आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम एक बार, सेशन लंबा होता जा रहा है, हम एक बार वो और कर लें कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सिस्टम जो है वो क्या है। अच्छा, ये बात सुन लीजिएगा, एनईपी है, बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं केवल अभी उन मुद्दों की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स जो स्कूल स्ट्रक्चर कॉलेज वगैरह से रिलेटेड है। इसके अलावा जो कुछ चीजें और हैं, जैसे परख क्या है, 360 डिग्री क्या है, एंड दीक्षा पोर्टल क्या है, ये जो 10-15 टर्म्स हैं, 10-15 एब्रीवेशंस हैं, ये क्या है, इनके मीनिंग्स क्या हैं, ये किस जगह काम करेगी, इनका रोल क्या होगा, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, तो वो सेकंड वीडियो आएगी। फिलहाल अभी, और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये जरूर देखा जाना है। नेक्स्ट जो है वो है भाई 12th तक तो हो गया, अब बात है ग्रेजुएशन की।
तो ग्रेजुएशन में क्या है स्टूडेंट्स, जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो 3 साल का भी हो सकता है और अब 4 साल का भी। अभी तक ग्रेजुएशन हमारी 3 साल की होती है, अब ये 3 साल का भी हो सकता है और 4 साल का भी। अभी सुनते जाइएगा। इसमें जो बहुत अच्छा पॉइंट आया है वो है मल्टीपल एंट्रेंसेस एंड एग्जिट्स। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि अगर आपका 1 साल का ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया और 1 साल का एडमिशन हुआ है, 1 साल आपने उसे पूरा किया है, पर कुछ वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो गई है फैमिली में, आपको दिक्कत हो गई है और आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या आपको लगता है कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी, मेरे परिवार को ज़रूरत है, तो आप या तो वो 3 साल परिवार की ज़रूरतों को एक तरफ रख के वो 3 साल पूरा ही करें, वो मुश्किल हो रहा है। और अगर आप ये 1 साल करने के बाद छोड़ते हैं तो आपके ये जो 1 साल में जितना भी आपने इस पे मेहनत की है, पैसा लगाया है, ये सब वेस्ट हो जाएगा। अभी तक ऐसा ही हुआ करता था कि 1 साल का बीए डजंट हैव एनी सेंस, या इधर तो 3 साल का है या फिर आधा करके छोड़ दिया तो वो छोड़ दिया, वो खत्म सब। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अब अगर आप 1 ईयर कोर्स करते हैं, मतलब ग्रेजुएशन को केवल 1 साल के लिए करते हैं, तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। उस डिप्लोमा को बोला जाएगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अगर आप 2 साल पूरे कर लेते हैं देन यू विल बी गेटिंग ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर आप 3 साल पूरे कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसे अभी करते हैं वैसे ही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है। अगर आपको कोई एक जॉब ऐसी है जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए तो आप यहाँ 3 साल की ग्रेजुएशन कर लेंगे, आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर आप चाहें तो 4 साल की भी कर सकते हैं। आप कहीं भी हम क्यों करें 4 साल की? 4 साल में फायदा क्या है? फायदा है आगे एमए एमएससी करते हुए इस चीज का फायदा मिलेगा। ये बेसिकली रिसर्च होगी और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अपने जिस जगह पे पढ़ रहे हैं, जिस माहौल से वाकिफ हैं, वहां आप अगर 1 साल रिसर्च के लिए और लगा लेते हैं तो आपको जो अगला कोर्स करना है, अगला क्या, जो पोस्ट ग्रेजुएशन आप कभी भी करें, अभी कर रहे हैं कंटिन्यूटी में या आगे कभी करना है, ध्यान सुनिएगा। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही है, अभी कर रहे हैं, साथ में ही या बाद में भी कर रहे हैं, और आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपको पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में केवल 1 साल देना पड़ेगा। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स? अगर ग्रेजुएशन 3 साल की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी 2 साल की। ठीक है, या तो 3+2 पैटर्न है, या ग्रेजुएशन अगर 4 साल की है तो आपको अब पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल देने की जरूरत नहीं है, 1 साल पर काम चल जाएगा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कितने साल की है? वो अब 1 साल की भी है और 2 साल की भी है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने ग्रेजुएशन में कितने साल दिए हैं। कुल मिला के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो टोटल समय लगना है वो 5 साल ही लगने हैं। इस चीज का कुछ जगह पे बहुत फायदा हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सन 2030 के बाद बीएड की डिग्री, ये जो 2 साल वाली बीएड होती है, ये अमान्य हो जाएगी। उसके बाद 4 साल का बीएड का कोर्स ही करना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति जिसने टीचर बनने के लिए 4 साल का बीएड कोर्स किया है, उसको अगर आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, एमएड करना है, तो अब वो 2 साल का क्यों करेगा? वो केवल 1 साल का करके उसका काम चल जाएगा। या जो बीटेक वाला बच्चा है जिसकी 4 साल की बीएड की डिग्री है, बीटेक की डिग्री है, आज वो एमटेक करता है, फिर से उसे उतना ही समय लगता है। आगे उसे 4 साल के बीटेक करने के बाद 1 साल में उसका जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो हो जा रही है। कुल मिला के हर एक व्यक्ति को ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दो जो डिग्रीज हैं उसमें जो समय देना है वो 5 साल ही देना है, उससे अधिक नहीं देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने नोट कर लिया होगा। और एक और बात है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की है ना, 2 साल की है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पहला साल तो नॉर्मल जैसे अब होता है, जो दूसरा साल है स्टूडेंट्स उसमें रिसर्च होनी है। एक बात समझ लीजिएगा, जो लास्ट ईयर है अगर 2 साल की है तो दूसरे साल पे रिसर्च होगी, और अगर 1 ही साल का है पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसमें रिसर्च ही होनी है। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ एक पॉइंट्स और सुन लीजिए फटाफट से, आपकी कुछ चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मैं सिर्फ अभी कर दूं, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। आप जो भी क्वेश्चंस हो आपके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं लेने की कोशिश करूंगी। अगले कुछ दिन में स्टूडेंट्स हम वैसे भी लाइव आएंगे। अभी आपको बताऊंगी
कि कुछ एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं DSSB के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी, सीटेट के भी। तीनों सीरीज ऑनलाइन अपने पोर्टल पे शुरू होंगी, आपको थोड़े दिन बाद जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल यहाँ जो हम थे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका था। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, हटा दिया गया है। एमफिल मान्य नहीं है NEP 2020 के बाद, इसकी जरूरत नहीं फील की जा रही है। PhD जो है वो 4 साल की कही गई है। ये तो हमारा पूरा सिस्टम हुआ। कौन कौन सा? स्कूल सिस्टम 5+3+3+4, देन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के क्या बताया? 1 साल किया तो डिप्लोमा, 2 साल किया तो सर्टिफिकेट, 3 साल किया तो डिग्री एंड 4 साल किया तो रिसर्च। दैट इज सेकंड थिंग। अगली जो बात है दैट इज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, कुल मिला के जो इसमें समय देना है वो 5 साल का ही देना है, उससे ज्यादा समय नहीं लगना है। एमफिल हटा दिया गया है, PhD 4 साल की है। कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो रह गई हैं। सो जो ग्रेजुएशन है उसमें जो असेसमेंट है, बच्चों का जो मूल्यांकन है, वो उनके एकेडमिक क्रेडिट स्कोर होगा बच्चों का, उसके आधार पर होगा। क्या मतलब है इस बात का? जैसे आपने अगर लोन वोन को आप जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक सिविल स्कोर होता है जिसके हिसाब से उसे लोन मिलता है। अगर वो अच्छा है तो लोन मिल जाएगा और हल्का है तो लोन नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। तो ग्रेजुएशन की डिग्री बच्चों को अवार्ड तब की जाएगी जब उनका क्रेडिट स्कोर है। क्रेडिट स्कोर कैसे आएगा? हर स्टूडेंट को मतलब एक क्रेडिट स्कोर का मतलब है 1 आवर टीचिंग या कोई सेमिनार देना या कुछ इस तरह की चीज देना। अगर वो दे रहा है 1 घंटे का तो उसका 1 क्रेडिट स्कोर बनता है, या ये बराबर है 2 आवर्स फील्ड वर्क के। बच्चा कोई प्रोजेक्ट करता है, फील्ड वर्क करता है 2 घंटे, तो उसका 1 क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल आपने कुछ नहीं किया, घर में बैठे रहे, बस बुक्स पढ़ के एग्जाम दे दिया, आपका काम खत्म, आपको डिग्री मिल गई। डिग्री मिलने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ। इधर यू हैव टू गो फॉर सेमिनार्स। आप डिग्री होल्डर हो रहे हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री मीन्स, वो जो ऐसी ड्रेस होती थी ना ब्लैक कलर की पुराने समय में, ग्रेजुएशन डिग्री मीन्स यू नो टू डू समथिंग। ऐसा नहीं है कि आपको खड़े होकर बोलना भी नहीं आता है और आपके पास डिग्रीज है। सो दैट वॉन्ट डू, इसके लिए आपसे काम करवाया जाएगा। बाकी कैसे आती हैं चीजें वो तब पता चलेगा। सो दिस इज वन थिंग। बहुत सारी चीजें अभी इसमें कुछ चीजें और हैं जो जोड़ी जा सकती हैं, पर जो मेन चीजें हैं वो हो गई हैं। एक और अच्छी सी बात ये है स्टूडेंट्स, फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने का मतलब इन्विटेशन दे दिया गया है कि वो चाहें तो अपनी एक जो ब्रांच है वो इंडिया में खोल सकती हैं। इससे बहुत अच्छी वाली बातें होने वाली हैं। क्या? हमारे देश के लोगों को फॉरेन की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पढ़ने का, एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटीज को अलाउ कर दिया गया है। जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ आकर हमारे बच्चों को अगर पढ़ाएंगी तो कहीं ना कहीं जो लेवल है वो और एनहांस होगा। हम और बाहर जाकर बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। देश का जो नाम है वो वहाँ जाकर हमारे बच्चे रोशन कर पाएंगे। पूरी दुनिया पर अपना राज हो। आपको पता है राज का मतलब छाए हुए हो भारतवासी, ये हम में से किसकी चाह रही है। तो शिक्षा के स्टैंडर्ड्स को इतना ऊपर उठाने जाने का जो फायदा होगा वो तभी होगा जब ये वाली सारी चीजें हो जाएंगी। एक और फायदा होगा स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज के आने का। ये जो अपनी यूनिवर्सिटीज हैं अगर वो ठीक काम नहीं कर रही हैं और एक कंपटीशन आ जाता है तगड़ा, तो इनके सर पे भी प्रेशर पड़ेगा, इनको भी अपने लेवल को एनहांस करना पड़ेगा। कुल मिला के हायर एजुकेशन मस्ट मीन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा होना चाहिए। ये नहीं कि अपने डिग्रीज यूं बट रही हैं और स्टूडेंट उस काबिल दिख नहीं रहा है। सो डिग्रीज को वैल्यू देने के लिए ये सारी चीजों की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स कुछ ही चीजें समेट पाई हूँ इस वाले लेक्चर में। जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो लोग एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनको टेक्निकल पॉइंट्स की भी जरूरत है। मैंने बताया परख है, दीक्षा है, MTP है, SQUAS है, इस तरह की जो चीजें हैं उनसे वो आपको और क्लियर होनी चाहिए। एक वीडियो इसका और बनाऊंगी, वो देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई बिलीव आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एंड टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।
अगर आपको लगा हो कि चीज़ें फ़ायदे की हों और आपको चाहिए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।